एक शेर है कि किसी को नफरत है मुझसे कोई प्यार कर बैठा है, किसी को नफरत है मुझसे कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं है मुझ पे कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना यह दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता कोई इंतजार कर बैठा है। आइए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम प्लासी की लड़ाई की वो पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस परिस्थिति में प्लासी की लड़ाई हुई। और प्लासी की लड़ाई हमारे भारत की और साथ साथ बंगाल की रूपरेखा और भविष्य की एक टर्निंग पॉइंट है, जिस पर अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष रूप से एंट्री किया। अंग्रेज तो आए थे लगभग 1600 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? लगभग 1600 ईस्वी में तो अंग्रेज भारत में आ चुके थे, 1600 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों का भारत पे आधिपत्य और भारत पे उनका कंट्रोल की शुरुआत कब होती है? प्लासी की लड़ाई से होती है। तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा समझना है कि प्लासी की लड़ाई क्यों हुई और कौन सी परिस्थितियां बनी थी जिसने प्लासी की लड़ाई की स्थिति पैदा कर दी और उस लड़ाई में अंग्रेजों की विजय होती है। तो आज हम इस क्लास में मेरा टारगेट है बंगाल की पृष्ठभूमि बताना, सिराजुद्दौला की कमी को दिखाना, क्या कारण था कि सिराजुद्दौला असफल हुआ और प्लासी की लड़ाई में भारत का एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर प्लासी की लड़ाई नहीं होती तो अंग्रेजों का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत नहीं होती, अंग्रेजों का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत नहीं हुई होती तो हम 250 साल तक गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़े होते। एक ही घटना था, सिराजुद्दौला की बेवकूफ़ी, सिराजुद्दौला की अयोग्यता के कारण ही हम लोग लगभग 250 सालों तक गुलाम रहे। लगभग 250 साल अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली है। तो देखो घटना कब घटती है? घटना जब घटती है कि सिराजुद्दौला कौन था। मैंने पिछली क्लास में तुमको बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का नाती था। नाती का होने का मतलब एक होता है, देखो समझना, पोता नाती अलग होता है। बेटे का जो बेटा होता है उसको पोता कहते हैं, बेटे का जो बेटा होता है उसको नाती कहते हैं। ध्यान रखना, जो अलीवर्दी खां था इसकी मृत्यु 1756 ईस्वी में, अलीवर्दी खां 1739 ईस्वी से लेकर 40 में, क्योंकि 39 में एक अयोग्य शासक बैठा था गद्दी पर, लेकिन वो गद्दी संभाल नहीं पाया, उसको हटाकर एक साल के अंदर उसको हटाकर अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। जब मरा तो इसको मारा तो किसको अब उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसके मरने के बाद बहुत बड़ी प्रश्न आया, उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, कौन इसके गद्दी पर बैठेगा। बहुत सारे लोग थे, अमीर थे, नवाब थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एक तो इस अलीवर्दी खां के रिश्तेदार थे, सबका था कि मैं बनूंगा। एक इसका भतीजा था शौकत जंग, सबसे पहले आके खड़ा हो गया कि चाचा गए हैं, अब तो गद्दी हम ही संभालेंगे, क्योंकि हमारे पापा को भी गद्दी नहीं मिला था, अब गद्दी हम लेंगे। लगता है कि मिर्जापुर का गद्दी है वैसे ही छीनने के प्रयास कर रहा था ये जो इसका भतीजा था शौकत जंग। लेकिन बात समझो, इसकी 3 बेटी थी, अलीवर्दी खां की 3 बेटी थी। 3 बेटी, मान लो एक बेटी के नाम है ए, दूसरी के नाम है बी और तीसरी के नाम है सी। सबसे बड़ी बेटी थी ए, इसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? इतिहास में बहुत चर्चित महिला है घसीटी बेगम, ध्यान रखना। घसीटी बेगम कौन थी? सिराज की मौसी थी, मौसी सिराज मैं उसको प्यार से सिराज बुलाता हूँ, उसका नाम है सिराजुद्दौला, लेकिन उसको मैं सिराज बुलाता हूँ। ध्यान रखना, जब मैं सिराज बोलूँ समझना, सिराजुद्दौला। दूसरी थी बी, तीसरी सी। लेकिन इन दोनों के बारे में, बी और सी के बारे में उतना चर्चा नहीं है, सिराज के माँ के बारे में चर्चा नहीं है। सिराज किसका बेटा था? अपनी जो अलीवर्दी खां की सबसे जो छोटी बेटी थी, उस सबसे छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। तो उसकी मृत्यु के बाद तय हुआ कि ठीक है, हम सिराजुद्दौला को गद्दी बैठाएंगे। लेकिन इसका विरोध अमीरों ने किया, इसका विरोध इसका भतीजा था शौकत जंग, उसने किया, और इसकी मौसी घसीटी बेगम चाहती थी कि मेरा बेटा नवाब बने। शौकत जंग पूर्णिया का, उस टाइम पूर्णिया का सेनापति था, वहां का राज्यभार संभाल रहा था, पूर्णिया में सूबेदार था पूर्णिया का, वहां देख रहा था। लेकिन घसीटी बेगम थी, इसका था कि नहीं, अगर मेरा बाप का अगर विरासत है तो मैं सबसे बड़ी बेटी हूं, तो मेरा बेटा उसका उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन अंततः फैसला हुआ कि नहीं, घसीटी बेगम तुम्हारे बेटे की योग्यता नहीं है, अब योग्य बैठाएंगे। योग्य कौन था? सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला को बहुत सारे, उसने सिराजुद्दौला का उत्तराधिकार के लिए बहुत सारा बेलन बेलना पड़ा, पापड़ बेलना पड़ा, बहुत चीजें झेली इसने। उसके बाद सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर संभाली। कहानी को समझ में आ गया। एक तरफ
इतनी विवाद चढ़ी हुई थी, इतना विवाद भरा पड़ा हुआ था सिराजुद्दौला को लेकर कि हाँ कि सिराजुद्दौला कैसे गद्दी संभालेगा। और सिराजुद्दौला के विरोधी में कौन कौन थी? घसीटी बेगम थी। देखो सिराजुद्दौला के विरोधी में घसीटी बेगम जो उसकी खुद की मौसी थी। घसीटी बेगम कौन थी? सिराज की मौसी और उसकी अलवर्दी खां की बड़ी बेटी थी। घसीटी बेगम सिराज के उत्तराधिकार की विरोध कर रही थी। शौकत जंग वही जो पूर्णिया का शासक था, सिराज का चचेरा भाई और पूर्णिया का शासक था। मैं जब जब सिराज बोलता हूँ ध्यान रखना, सिराजुद्दौला का बात करता हूँ। दरबार के कई प्रभावशाली लोग भी सिराज के विरोध में थे, जैसे कुलीन थे, अमीर थे। इन आंतरिक संघर्ष ने बंगाल की राजनीति को कमजोर कर दिया। बताओ, अब जिस राजा को चुनने के लिए इतना विवाद हो रहा है, अब अंग्रेज तो आंख गड़ा कर देख रहे थे क्या मामला है, माजरा क्या है। अब तो मजा आएगा लड़ाई में। एक तरफ खुद के अंदर इतनी कलह, इतना तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे घर में जो सबसे मुखिया है और जब तक मुखिया उस गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई बाहरी लोग आकर तुम्हारे घर में तुम उंगली दिखाकर नहीं जा पाएगा। और जब तक तुम्हारे घर के मुखिया डगमगा गए और उसके बाद से उनके लड़कों में गद्दी के लिए संघर्ष होने लगा, फिर पड़ोसी को दिखता है कि अब तो जो 5 लोग हैं 5 भागों में बट गए हैं, सबकी विचारधारा अलग है, अब इनको तोड़ना आसान हो गया। लेकिन जब तक एक मुखिया के अंडर में 5 लोग एक मुट्ठी के रूप में थे, इसको तोड़ना किसी की बस के बात नहीं थी। जब तक अंग्रेजों को दिख रहा था कि अलीवर्दी खां बहुत पावरफुल शासक था, लेकिन अलीवर्दी खां उसके पहले मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं। मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल की वास्तविक सत्ता का मानों को स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आ गया अब तो कंट्रोल करने की स्थिति बन रही है, क्योंकि सिराज उतना शक्तिशाली नहीं था। अब इसके सेनापति था सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, खुद इसका विरोध था। अंदर सेटिंग वेटिंग अंग्रेजों से मिलकर गपशप कर रहा था। अंग्रेज गए और जाकर अंग्रेजों ने बोला सिराज का सेनापति था मीर जाफर से कि मीर जाफर तुमको गद्दी चाहिए? तो मीर जाफर को मन में आया कि अरे सर कैसे हमको गद्दी दिलवा देंगे, अरे तुमको चाहिए? तो अब तो वो सेनापति था, सेनापति से सीधे उसको कोई राजा बनाने का ऑफर दे रहा हो, और राजा कौन था? सिराजुद्दौला। तो फिर मीर जाफर के मन में आया बना दीजिए ना मालिक, बना दीजिए जल्दी। फिर क्या हुआ? अंग्रेज समझ गए हैं ये हमारा चुंगल में फंस गया। और उसी टाइम अंग्रेजों ने उस सेनापति को मिला लिया अपने में, ठीक है हम सिराज को पीटने जा रहे हैं, सिराज मतलब सिराजुद्दौला, और तुमको हमारा साथ देना है। डन ऐसा बोला मीर जाफर। मीर जाफर क्या था? एक गद्दार सेनापति साबित हुई, इतिहास में गद्दार सेनापति के नाम से जाना जाता है। उसके वजह से उसकी कूटनीति, अंग्रेजों की कूटनीति को समझ नहीं पाया, वो अंग्रेजों के जाल में जाकर फंस गया मीर जाफर क्या हुआ? अंग्रेजों से सेटिंग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजों ने उनको लालच दिया कि हम तुमको राजा बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो। इसी लालच के वजह से जो मीर जाफर था, मीर जाफर उसके अंग्रेजों के चाल में फंस गया। अंग्रेजों के चाल में फंसने के बाद वो समझ नहीं पाया कि हम क्या कैसे हम इसको कंट्रोल करें। ठीक है, तो हम तुमको बताएंगे, सब बताएंगे। यहाँ देख लो, शौकत जंग से संघर्ष। देखो अब तुमको हम अंग्रेजों के कहानी और इसकी लड़ाई की और हम प्लास्टिक युद्ध के साथ बढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लो। जो शौकत जंग था, एक तरफ घसीटी बेगम थी, वो तो फड़फड़ा रही थी घसीटी बेगम। एक तरफ एक तरफ सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। अगर हम मीर जाफर की बात करते हैं, ठीक है, एक तरफ ये था, दूसरी तरफ शौकत जंग था, तीसरी घसीटी बेगम। जो घसीटी बेगम थी, 3 लोग से लड़ाई था। तब जो सेनापति था अंग्रेज जो मिल गए थे, एक में आकर सेटिंग हो गया, तो उनकी बात हटाओ अभी। अब देखो शौकत जंग से, तो जब 1756 की बात है, जब सिराज जब अपने शौकत जंग को कंट्रोल करने के लिए निकल रहा था अपने ताजमहल से, राजमहल से, बंगाल से निकल रहा था, क्योंकि बंगाल से पूर्णिया जाना था, क्योंकि शौकत जंग कहाँ था? पूर्णिया में था। तब तक उसको खबर आया, अरे भाई सर महाराज क्या हुआ, क्या मैटर फंस गई? अरे मैटर फंस गई, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसिया है ना, ये अपने आप को बहुत बड़े तेज समझ रहे हैं, ये शांति से रहने वाले नहीं है। कॉल आया उसके पास, अरे फोन नहीं, उस टाइम फोन की जमाना नहीं था, मैं तुमको बस बता रहा हूँ। चिट्ठी आई होगी या कोई संतरी मंत्री आकर बताया होगा राजा से, सिराजुद्दौला से। तो क्या मामला था? तो अंग्रेज अब क्या कर रहे थे, तो कलकत्ता चंद्रनगर जैसे जो किला था अंग्रेजों का, कलकत्ता था, वो किलाबंदी करा रहा था अंग्रेज समझ चुका था अब तो अलीवर्दी खां है नहीं, अब हम किसी न किसी मैटर से अब इसके अंग्रेज सिराज ने एक पैगाम लिखा भेजा कि अंग्रेज सुन लो, तुम जो किलाबंदी कर रहे हो उस किलाबंदी नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज नजरअंदाज कर दिए। क्योंकि अंग्रेजों को पहले से बहुत गुमान था, क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को पीट चुके थे दक्षिण भारत में, मद्रास, कोलकाता, मद्रास, सूरत,
दक्षिण भारत में जाकर जो मद्रास जैसे जहां उनकी कालीकट जैसे जो दक्षिण भारत के क्षेत्र था वहां पे उन्होंने पुर्तगाली को पीट चुका था, फ्रांसीसी को पीट चुके थे। तो अंग्रेजों के अंदर एक आत्मशक्ति भर आई थी, बाल रे बाल, तुम हमको हराओगे, ये सिराज हमको हराएगा, अरे हम तो यूरोप के बड़ा बड़ा शक्ति को हम धूल चटा चुके हैं। इतना अंदर से अंग्रेज अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे थे और इन्होंने सिराज के बाद को नजरअंदाज कर दिया खड़ा। अब सिराज को खबर पहुंची कि देखो तो कोलकाता तो किलाबंदी हो रहा है, कोलकाता में जो उसकी फैक्ट्री है आज जो उन्होंने फैक्ट्री खोला मतलब गोदाम, अंग्रेजों ने जो गोदाम खोल रखा था वो गोदाम का किलाबंदी कर रहा है। तो फिर सिराज ने सोचा कि अब रुक जाओ, सिराजदौला सोचता है कि अब रुक जाओ, पहले हम चलेंगे अपने अंग्रेजों से अंग्रेजों को हम समझा के आएंगे, उसके बाद से हम जाएंगे शौकत जंग के पास, ठीक है, उसके बाद से हम जाएंगे शौकत जंग के पास, शौकत जंग को फिर हम समझाएंगे। तो उसने बैक हो गया और बैक होकर और अंग्रेजों को कुछ समय के लिए जाकर समझाएं जो अधिकारी थे, लेकिन अंग्रेज समझने वाले थे, बहुत गुमान में थे। लेकिन एक बार सिराजुद्दौला जाकर समझाता है और समझाकर वापस आया, फिर गया कहाँ, शौकत जंग के पास कि शौकत जंग आजा बेटा, आजा आजा आजा, तुमको गद्दी चाहिए, तुम्हारे बाप को गद्दी नहीं मिला तो तुमको कैसे गद्दी मिल जाएगा बे, बता। इस टोन में गया और इसको बहुत पीटा। घटना है 1756 का। और पीटने के बाद एक मनिहारी की इस लड़ाई को, इस युद्ध को हम मनिहारी के युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं हम, इस युद्ध को कहते हैं मनिहारी का युद्ध। कौन सा युद्ध, मनिहारी का वार कहते हैं। अब मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग सिराजुद्दौला की सत्ता की चुनौती। इस युद्ध में होता क्या है कि इस लड़ाई में जो सिराज था अपने चचेरा भाई शौकत जंग को खत्म कर देता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो एक मामला था खत्म हो गया, अब शौकत जंग खत्म। अभी भी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी भी लड़ाई थमी, अभी भी लड़ाई टलने वाली नहीं थी, ध्यान रखना। इस युद्ध में शौकत जंग पराजित होता है और एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला की विजय होती है। इतनी चीजें तुम लोग को, देखिए कथा कहानी नहीं है, ये महाभारत नहीं है, ये हमारा प्यारा इतिहास है और इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। हम जब रामायण की किताब पढ़ते हैं, हम जब महाभारत की किताब पढ़ते हैं, हाथ जोड़ कर से पढ़ते हैं, अपने हाथ जोड़कर, क्योंकि हमारी धार्मिक चीज है। लेकिन ध्यान रखना, जो किताब पढ़ के तुम अपने धर्म को जानते हो, उसी वैसे ही एक किताब इतिहास का, उसको पढ़कर अपने इतिहास को जानते हो, अपने अतीत को जानते हो, अपने भारत की कहानी को जानते हो। तुमको जानना चाहिए जितना इंपॉर्टेंट तुम लोगों को अगर रामायण महाभारत पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट कुरान बाइबल पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश के इतिहास को भी जानना है। क्योंकि अभी हम जिस देश में हैं उसके इतिहास को जानो। धर्म को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में अपने इतिहास को, अपने भूगोल को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर माइंड को विकास करता है, हमारे जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा को भी डेवलप करता है। इसके कारण देश का विकास होता है, एक नए नए खोज होता है। तो एक तरफ धर्म है, एक तरफ विज्ञान है, तो दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए हम लोग, किसी एक को नहीं। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं, अगर हमको गीता पढ़ रहे हैं, अगर हम रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं, तो हम साथ साथ में इतिहास, भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे, हम विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे। हम इतना ही नहीं, हमारे आर्ट एंड कल्चर, हमारा कला एंड संस्कृति भी पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पे आओ, इतिहास भी पढ़ो, ठीक है। सिर्फ एग्जाम, इतिहास पढ़ना सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है। जो लोग इतिहास एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए तो भाई मजबूरी है, क्योंकि हमको पेपर देना है। लेकिन जो लोग इतिहास, हमारे देश की एक सामान्य सिटीजन, नागरिक, जैसे मैं हूं, जैसे तुम हो, अरे तो हम लोगों को भी इतिहास जानना चाहिए भाई। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कहानी, एक लोग बोलता है कि सर हमको इतिहास समझ नहीं आ रहा। इतिहास को अगर तुम फैक्चुअल डाटा के रूप में याद रखोगे कि हाँ 1947 में देश की आजादी हुई, हाँ 1950 में संविधान लागू हुआ, तो ऐसा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग इतिहास समझने से पहले हम लोग को कहानी समझना चाहिए। तुम जाकर थिएटर में बैठकर आराम फिल्म देखते हो, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, तो तुमको क्या लगता है, एक फील आता है, कहानी तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, हाँ रॉकी भाई याद आता है तुमको, ठीक है। तो ध्यान रखना, वहां पे तुमको जैसे कहानी है वैसे इतिहास भी एक कहानी है। इतिहास को कहानी के साथ विजुलाइज करो, अपने दिमाग में विजुलाइज करो कि हम लोग देख रहे हैं। अगर सिराज की कहानी चल रहा है तो तुमको ऐसा फील आना चाहिए कि एकदम सर टीवी पे एकदम फिल्म दिखा रहा है। तुम लोग दिमाग में सोचो कहानी है, मैं तुमको कहानी भी पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग डेवलप होना चाहिए कि किस प्रकार हम इतिहास को रटे नहीं, इतिहास को समझें, अपने दिमाग में बैठाएं। एक मान को मूवी चल रहा है, सिराज, इस तरफ अंग्रेजी सेना है, इस तरफ सिराजुद्दौला है,
और उनके बीच में लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंग्रेजी सेना ने सिराज के सेनापति को मीर जाफर को अपने आप में मिला लिया है। अब सिराज को लगता है कि नहीं, मीर जाफर मेरे हाथ, मेरा सेनापति है, हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई की, उस प्लासी की लड़ाई में एक तरफ अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ सिराज की सेना, लेकिन सिराज की सेना गद्दार उसका मीर जाफर सेनापति की गद्दारी की वजह से हार होता है। एक कहानी है, फिर संधि होती है, तमाम चीजें हैं। तो तुम इस प्रकार, इस व्यू से तुम लोग देखोगे, इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी कहाँ रुकी हुई है? शौकत जंग से। अब शौकत जंग को पीटने के बाद फिर सिराज अपने बंगाल लौटता है। अब बंगाल, सिराज को बंगाल लौटने के बाद सिराज जब बंगाल लौटा तो फिर देखा कि नहीं, अब अंग्रेज तो मानने वाले नहीं, कि अंग्रेज अपने आप को इतना बड़ा, इतना होशियार समझ लिए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मना किया था कि नहीं, किलाबंदी नहीं होना चाहिए, फिर भी किलाबंदी कर रहे थे। अब ये तो सिराजुद्दौला बहुत, अब सिर्फ जो राजा है, ठीक है, कमजोरी राजा सही, लेकिन राजा है और गद्दी पर बैठा है, अगर उसके जो आदेश का तुम उल्लंघन करते हो तो कितना गुस्सा आता है ना। अगर तुम घर पे सबसे बड़े हो, अपने छोटे भाई बहन को अगर कुछ बोल रहे हो, चलो एक काम कर दो, चलो गिलास पानी ला दो, अगर वो नहीं लाता है तुमको गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा बात तुमने कैसे काट दिया। वैसे ही सिस्टम है कुछ। देखो यहाँ पे देखो, सिराज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को समझाता है कि तुम कोलकाता का जो तुम्हारा फैक्ट्री है, तुम्हारा फैक्ट्री को किलाबंदी तुम नहीं करोगे, हमारा आदेश है। लेकिन अंग्रेज वाले मानने नहीं थे। अंग्रेजों ने क्या किया, तुम रोक कर दिखाओ। यही हुआ, अंग्रेजों ने कोलकाता को किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब सिराज गया, बहुत गुस्सा में गया। सिराज कहा कि नहीं, बहुत सिराज गुस्सा में गया, और गुस्सा में जाकर उसने कंपनी के किलाबंदी को हमला बोल दिया उस पर, और कोलकाता को कंट्रोल कर लिया। जो किलाबंदी हो रहा था उस कोलकाता को इसने कंट्रोल कर लिया। यह सिराजुद्दौला, अंग्रेजों को पीट पीट कर भगाया था सिराजुद्दौला। यहाँ ध्यान रखना, सिराजुद्दौला 1756 में अंग्रेजों को पीट पीट कर कोलकाता से भगा दिया था। एक और कारण था, देखो, एक तो था कि अंग्रेज बात नहीं मान रहे थे, दूसरा था जो इसके सिराज के जो विरोधी थे, एक था राजबल्लभ, सिराज के बहुत बड़ा विरोधी था। और राजबल्लभ के एक पुत्र था कृष्णदास नाम था उसका। अब उसके खिलाफ एक मामला था, जिस मामला में उसको जो न्याय प्रणाली था उसको सजा दी थी। अब भागता फिर रहा था कि नहीं, हम पकड़ा जाएंगे तो जेल चले जाएंगे, हमको सजा मिल जाएगी। तो भाग कर कहाँ जाओ, भाग रहा था कि नहीं, हम इसके कंट्रोल में नहीं आएंगे। अब भागते भागते अंग्रेजों ने कहा कि चलो भाई आ जाओ, तुम हमारे दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को बुलाकर इसने कोलकाता के जब फैक्ट्री में बैठा लिया था सब। अब सिराज इतना गुस्सा हुआ, सिराजुद्दौला गुस्सा हुआ, जाकर इसने खूब धोया, इतना धोया कि सिराज ने अंग्रेजों की इन गतिविधियों को रोकने की मांग की। उसने जाकर बहुत धोया था, लगातार धोया, और क्या किया, कलकत्ता पर और कासिम बाजार पर कंट्रोल कर लिया जाकर। कासिम बाजार जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पे, कासिम बाजार और कलकत्ता पर सिराज का अधिकार हो गया। सिराज कहता है 1756 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, और 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लेता है। भाग निकलो, तुम हमारे कलकत्ता में रहने लायक नहीं हो, हमारे बंगाल में रहने लायक नहीं हो, और पीट कर वहां से भगाता है। घटना है 4 जून 1756 को। फिर देखो, इसके बाद कलकत्ता की ओर बढ़ता है, और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर, देखो कलकत्ता में जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का नाम क्या था, फोर्ट विलियम पर सिराज का अधिकार हो जाता है। और अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता छोड़कर, एक था बगल में था एक फुलता, एक द्वीप था फुलता, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में फुलता द्वीप था। अंग्रेज जान बचाकर भागे वहां से फुलता द्वीप में, कि अंग्रेजों को अभी तो विमान तक हमको कौन हरा सकता है। लेकिन सिराज जैसा शासक ने आकर उनको पीट कर खदेड़ दिया, कासिम बाजार छीन लिया, कोलकाता छीन लिया, फोर्ट विलियम छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अभी खबर कहाँ गया, खया मद्रास, सीधे मद्रास खबर जाता है कि हेलो क्या हुआ मैटर। और वहां पे था, वहां पे जो सेना का कर्नल था उसका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं उसके इतिहास में, उसको हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, उसको इतिहास में कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं। बहुत योग्य एक सेनापति था, कर्नल था। उसके पास कॉल गया कि हेलो, कि कंपनी, हेलो देखिए यहां पे मामला फंस गया है कि हमारे कंपनी के जो वहां पे व्यापारी थे उनको पीट कर वहां के शासक सिराज ने भगा दिया है। अब तो खबर कहां जाता है, मद्रास जाता है, क्योंकि उस टाइम क्लाइव कहां था, मद्रास में था। क्लाइव मद्रास में था तो क्लाइव वहां का जो एडमिरल था,
उससे बात करता है और एडमिरल से बात करके बोलता है कि हमारे जो व्यापारी अधिकारी हैं जो बंगाल में गए थे और उनको वहां से खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है। अब बात दोनों के बीच में आता है रॉबर्ट क्लाइव और उसके जो एडमिरल था। देखो रॉबर्ट क्लाइव था, एडमिरल वॉटसन नाम था इसका, एडमिरल वॉटसन। अब दोनों को खबर मिलता है, फिर दोनों चलते हैं बंगाल की ओर, क्योंकि हम जाकर अब इनको समझ में आ गया था कि अब लड़ाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो कंपनी के जो व्यापारी थे वो तो पिट चुके थे। अब इनका था कि हम ना पिट जाएं, कि ऐसे नहीं, अब दिमाग से काम, जहां अगर शक्ति बल काम नहीं आता है वहां दिमाग काम आता है, जहां बल का उपयोग उस स्थिति में करो जब देखो कि हाँ कि अब तो बस वही है कि देखना है कि किसका भाला कितना दूर जाता है, ठीक है, वही है। तो अंग्रेजों ने मद्रास और सैन्य अभियान भेजा, मतलब अंग्रेजों का था कि अब रॉबर्ट क्लाइव था और जो कंपनी थी, कंपनी में क्लाइव को एडमिरल वॉटसन को वहां भेजा और कहा कि जाओ तुम बात करो, मामला को सुलझाओ, कि हमको अभी मामला इतना गड़बड़ नहीं चाहिए कि हमारे जो व्यापारी हैं पीट कर बाहर निकाल दिया जाए। और रॉबर्ट क्लाइव आता है तो उसको सोचता है कि देखो भाई अभी हम मिलजुल कर यहाँ पे अभी हम हमको सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम कोलकाता देखो आज के टाइम में जिसको हम कोलकाता कहते हैं, कोलकाता उस टाइम क्या था, कलकत्ता था, उस टाइम क्या था, कलकत्ता, उसको कलकत्ता कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, कलकत्ता, ध्यान रखना। तो अगर तुमको कोलकाता मिले या कलकत्ता मिले तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, कोलकाता या कलकत्ता दोनों वही है। तो उसका था पहले हम अपना कोलकाता का कंट्रोल करते हैं, फिर कासिम बाजार, ये दोनों को, जो कासिम बाजार था, अब जो उनकी दो फैक्ट्री थी अब तो राजा के कंट्रोल में थी, सिराज के कंट्रोल में थी, इनका था कि पहले इसको छुड़ाओ भाई, बाद में हम देखेंगे। तो इन्होंने एक अलीनगर की संधि करता है, आकर राजा के समक्ष बैठा, हाथ जोड़ा कि देखिए हमारे व्यापारियों से गलती हो गई, अब इसके बाद से आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, बस हमको माफ कर दीजिए। क्लाइव आता है, बहुत होशियार था, बहुत ही समझदार व्यक्ति था, आकर हाथ जोड़ा और बोला कि हमको माफ कर दीजिए। फिर राजा था, भाई राजा की ही तो गलती होता है ना, अगर कोई आता है तो राजा जाता है कि ये राजा ही है, तो जो राजा है उसको क्या दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उसने क्या किया, चलो भाई हटाओ। और जनवरी 1757 में आता है, 1757, देखो जून की बात है, जून 1756 में घटना घटती है, जो कंपनी के फोर्ट विलियम पे और कासिम बाजार पे अंग्रेजों का कंट्रोल होता है। लेकिन उसके आते आते इसको जनवरी 1757 में आता है और बात करता है, और बात करने के बाद देखो इससे पहले आ चुका था, जनवरी से पहले आ चुका था, जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया, मतलब इससे पहले अभी आया था, मतलब अक्टूबर नवंबर के पास आ गया था, एक दो महीने में, सुनते सुनते वहां से थोड़ा आने में समय भी लगता था क्योंकि पानी वाले जहाज से आना था धीरे धीरे। तो इसके बाद सिराज को अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा, और सिराज भी सोचा कि इस यूरोपीय कंपनी से कौन लड़े, हम समझौता कर लेते हैं, और जो भी था मैंने कलकत्ता वगैरह उनको वापस कर देते हैं। जो समझौता होता है उसको कहते हैं अलीनगर की संधि। क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि। क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि। और संधि कब होती है, अंग्रेजों से बात विचार काफी दिन तक 2-3 महीना आप गप सब थोड़ा हेन तेन बात विचार समझ में आया। फिर 9 फरवरी 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। फरवरी की बात है, कब की बात है, 9 फरवरी 1757 बात है कि अलीनगर की संधि होती है दोनों के बीच। कहा अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, इसके बाद से हम आपके भूभाग में आपके परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगे, बस हमको माफ कर दीजिए और कंपनी को फिर वापस दे दीजिए। सब बात विचार हुआ, अलीनगर की संधि पर सिग्नेचर भी हो गया, अलीनगर की संधि पर इनका सिग्नेचर भी हो गया। लो अब अंग्रेजों को उनके पुराने व्यापारिक विशेषाधिकार सब वापस कर देंगे, ठीक है तुम लोगों को। देखो अंग्रेजों को एक प्रॉफिट था कि बंगाल में जब काम कर रहे थे ना, तो उनको बंगाल में व्यापार करने का मुक्त अधिकार दे दिया गया था। ये घटना है 1717 का। 1717 में एक वहाँ का जो मुगल एम्पायर का, जो वहाँ मुगल एम्पायर में, जो मुगल राज में, जो वहाँ पे फर्रुखसियर नाम का एक व्यक्ति था, फर्रुखसियर, याद रखना फर्रुखसियर नाम था। फर्रुखसियर वहाँ का जो मुगल सम्राट था, 1717 की बात है, 1757 चल रहा है, 1717 की बात है। फर्रुखसियर ने क्या किया था कि एक फरमान जारी किया था, फरमान के माध्यम से उसने कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया, एक अधिकार भी दे दिया, तुम व्यापार करोगे, तुम्हारे क्षेत्र में किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बस एक निश्चित राशि तुम लाकर सीधे हमें दे देना यहाँ पे,
मतलब दिल्ली तुमको मुगल एम्पायर में, मुगल साम्राज्य में राजा को दे देना, और इसके अलावा तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं है। डील हो चुकी थी। तब इनको टेंशन नहीं था, जो कंपनी को बिल्कुल टेंशन नहीं था कि हमको अब इन लोगों से कुछ विशेष मैटर रखना है, क्योंकि सीधे बाप से डील हो रहा है भाई, मुगल एम्पायर के राजा से डील हो रहा है, तो फिर छोटे मोटे अधिकारी प्यादा क्या है उसके सामने। अब जो उनका विशेषाधिकार था फिर वापस दे दिया गया, तो हमारे क्षेत्र में व्यापार करो, तुम्हारे क्षेत्र में कोई जाता है। और अंग्रेजों की बहुत बड़ी गलती थी, देखो जो जितना इनको जैसे कोलकाता जैसे क्षेत्र इनको मिला हुआ था, तो उस फील्ड में अगर भारतीय कोई व्यापारी अपनी वस्तु बेचने जाता था तो उस पे महसूल जैसे टैक्सेशन, एक कर लगाते थे, और वहां से ज्यादा लगाकर टैक्स वसूलते थे। बताओ, तुम खुद व्यापार करने वाले हो और तुम हमारे भारतीय व्यापारी से तुम टैक्स ले रहे हो, तुम पैसा वसूल रहे हो व्यापार करने के लिए, तो गलत है। ये सारी चीजें सिराज के दिमाग में चल रहा था, और सिराज किसी प्रकार का विशेषाधिकार के पक्ष में था नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस दे दिया। सिराज भी समझ रहा था कि ज्यादा हम झगड़ा करेंगे तो मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि समय के साथ होशियारी दिखाना चाहिए था। और अलीनगर की संधि होती है, लेकिन ध्यान रखना संधि का उल्लंघन भी होता है भाई। देखो प्लासी की लड़ाई का सबसे बड़ी कारण था कि ठीक है, जब राजा के साथ तुम्हारा संधि हो गई तो फिर संधि का तुम उल्लंघन क्यों कर रहे हो, संधि का तुम उल्लंघन क्यों कर रहे हो, उल्लंघन करने का क्या कारण है। तुम अगर संधि का उल्लंघन ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर दो लोगों के बीच में बात होता है, तुम हो और तुम्हारा मेल या फीमेल, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, और दोनों के बीच में एक बात होता है कि हम शादी तुमसे करेंगे, अब प्रॉमिस हो गया, अब तुमने वादा कर लिया कि जिंदगी जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, सब कुछ हो गया। अब पता चलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कहीं सिलेक्शन हो गया, तुम लोग साथ में पढ़ रहे हो और उसकी सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद वो तो कॉल करके बोल रही है कि तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पापा नहीं मान रहे हैं, हमारे चाचा नहीं मान रहे हैं, हमारे मौसा नहीं मान रहे हैं। बात देखो, अब तुम्हारी जो प्रॉमिस था, तुम्हारा संधि था, टूटने वाला है, तो तुमको गुस्सा तो आएगा ही कि देखो तुमने उस स्थिति में जब हम लोग साथ पढ़ाई कर रहे थे तो तुमने हमारे साथ संधि किया, हमारे साथ प्रॉमिस किया कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, लेकिन आज तुम सेलेक्ट हो गई तो तुम बोल रही हो कि पापा नहीं मान रहा है, तुम बोल रही हो कि चाचा नहीं मान रहा है, अब हम तुमसे शादी नहीं करूंगी। या मान लो कोई लड़का है, वो लड़की से बोलता है कि नहीं अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तो क्या है, जब हमारे बीच में जो बॉन्डिंग था, जो संधि था, जो हमारे बीच में जो एक प्रॉमिस हुआ था, तुमने तो तोड़ दिया, तो उसकी वजह से एक पक्ष, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के बीच तो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि तुमने तोड़ा क्यों, जब तुमने तोड़ना था तुमने प्रॉमिस क्यों। अलीनगर की संधि वही था। एक तरफ अंग्रेजों ने वह वैसी परिस्थिति, जब सिराज ने उसको पीट कर उसके क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया था, आकर हाथ जोड़ के इसने संधि कर लिया, अलीनगर की संधि, और उसके बाद से इसने षड्यंत्र शुरू कर दी। अब इसको लग गया कि हाँ, कि जो सिराज का जो सेनापति है मीर जाफर है, मीर जाफर, ध्यान रखना इतिहास में कुछ चीजें आप लोग याद रखना। मीर जाफर, इसका इस बहुत बड़ा एक धोखाबाज सेनापति था। ये कौन था, सेनापति था, सेनापति क्या था, एक सेनापति था। किसका था, सिराज का सेनापति था। किसका सेनापति था, सिराज का सेनापति था। और इसने अंग्रेजों ने इससे पट्टी पढ़ाई, ये पट्टी पढ़ लिया, अब मान लिया हाँ हम तो राजा बनने ही वाले हैं, क्योंकि अब अंग्रेज बोल चुके हैं कि सिराज को पीट के हटा देंगे तो वो राजा बना देंगे। तो यही सब घटना थी। अलीगढ़ की संधि के बाद अंग्रेजों ने अपना तेवर बदला और उन्होंने बंगाल के दरबार के असंतुलित प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाया, और मीर जाफर, देखो मीर जाफर सहित कई लोगों ने के साथ गुप्त समझौता की, और अंग्रेजों का लक्ष्य था कि बंगाल की सत्ता पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित करना है। अब यही सब घटना थी, देखो बैकग्राउंड यही था। अब इसके बाद क्या होता है, प्लासी की लड़ाई। अब कोई विकल्प था ही नहीं, एक तरफ अब इसका जो जब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा, जब राजा है उसके गुप्तचर है, तो सीधे गया मीर जाफर के कान में फोन आया, हेलो, हाँ अरे सेनापति देखिए ना, खुद कॉल करता है। कौन कॉल करता है, तो सिराजुद्दौला कॉल करता है, क्योंकि सेनापति वही था। बताया कि गुप्तचरों से इंफॉर्मेशन आई है कि जो कंपनी है हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, अब हम अपने आप को भी हमें तैयार होना पड़ेगा। और कॉल आता है, बात करता है। अब बात करने के बाद डन होता है कि अब तो लड़ाई तय है। तो जब दोनों सेना आपस में आमने सामने होता है, कब घटना था, 23 जून को। कब, 23 जून, याद रखना 23 जून 1757। अब 1757 में 23 जून के बीच एक तरफ सिराज की सेना, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना आमने सामने। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, सिराज सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, और मीर जाफर पहले से रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था। अब क्या होता है, सेना बीच में ही, जो सिराज की सेना थी, सिराजुद्दौला की सेना थी, वो बीच में ही युद्ध छोड़ देती है।
और एक तरफ सिराज को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। विकल्प ही नहीं था सिराज को, सिराज पिट जाता। तो सिराज वहां पे जो सिराजुद्दौला था, मीर जाफर के गद्दारी की वजह से इस, देखो इसको हम युद्ध नहीं बोलेंगे, प्रत्यक्ष युद्ध की बात क्या होती है, जब दोनों सेना ईमानदारी से लड़े और एक सेना जीती दूसरी हारी, उसको हम युद्ध बोलते हैं। यहां पर एक षड्यंत्र था, इतिहास में इसको षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसको षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार का षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र की वजह से अंग्रेजों से संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की संधि से हटकर गतिविधियां, मीर जाफर आदि से संपर्क और प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून 1757 के। इस षड्यंत्र में अंततः किसकी हार होती है? अंततः मीर जाफर की हार होती है। प्लासी युद्ध होता है और मीर जाफर की हार अब निश्चित थी। अब मीर जाफर की हार होती है, उसके बाद से अब तो कोई विकल्प था ही नहीं। 23 जून की घटना है, स्थान था प्लासी। इसको कहेंगे पलासी भी लिखा होता है, प्लासी दोनों सही है। बंगाल जो प्लासी है, उस टाइम जो बिहार था, और देखो बिहार हो गया। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, अगर हम बंगाल की बात करते हैं, तीनों क्या था, तीनों को बंगाल कहा जाता था। जो प्लासी की लड़ाई हुई, तो ये प्लासी की लड़ाई के बाद अब इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में अब संधि की स्थिति बनती है कि देखो अब तो कुछ करने वाला नहीं है, अब क्या किया जाए, कैसे मैटर समझाया जाए। तो देखो सिराजुद्दौला की सेना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी पक्ष का जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, मीर जाफर और अन्य दरबारी षड्यंत्रकारियों की निष्क्रियता और विश्वासघात ने सिराज की स्थिति को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों की विजय होती है। इसके बाद बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का निर्णायक प्रभाव। अब देखो अंग्रेज थे, शुरुआती दौर था, तो अंग्रेजों ने गद्दारी नहीं की। अंग्रेजों ने क्या किया, इस युद्ध के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो सेनापति था मीर जाफर, इसको क्या किया, मीर जाफर था, इसको सेनापति बनाया, गद्दी दे दिया। और गद्दी देने का क्या मतलब था, अब देखो अब जिसने तुमको गद्दी पे बैठाया है, अब उससे तुम आंख मिलाकर तो बात करोगे नहीं। अब यहीं से शुरुआत होता है बंगाल में अंग्रेजों का कंट्रोल। और मैं तुमको बताऊंगा कि जैसे ही ऐसी घटनाएं घटती है और जब सिराज की रिवीजन है बताता हूँ, पहले जो ऐसी घटनाएं घटती है, तो जो मीर जाफर है उसने दीवानी अधिकार, मैं तुमको अगली क्लास में बताऊंगा दीवानी किस प्रकार दीवानी अधिकार देता। दीवानी अधिकार फौजदारी अधिकार में क्या अंतर था, एक तरफ शासन में तो बैठा है मीर जाफर, लेकिन वास्तविक शासन कौन कर, अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके कंट्रोल में है। जिसने तुमको बताया, देखो क्यों रिवीजन है, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 की घटना है, मनिहारी का युद्ध होता है जिसमें 100 का जंग हारता है। 20 जून 1756 की घटना, फोर्ट विलियम पर सिराज का अधिकार होता है। जनवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोलकाता पर पुनः प्राप्त कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई होता है। याद रखने के लिए ट्रिक है कि 56 में सिराज, 57 में संधि और 57 में प्लासी, ऐसा तुम याद रखो। 56 में सिराज आया, 57 में संधि की, अलीनगर संधि, 57 में प्लासी की लड़ाई होती है। कुछ चीजें ऐसे तुम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। देखो ट्रिक है, खुद से बनाना पड़ता है, दिमाग से विजुअलाइज करके बनाना पड़ता है ट्रिक। देखो ट्रिक ऐसा नहीं है कि अपने आप आता है। अब देखो, अब तुमको एक मेंस, देखो मेरा टारगेट है प्रीलिम्स के लिए हो गया, अब कुछ मेंस के लिए तुम आंसर अपने कॉपी पेन निकाल लो और एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करना और बना कर लाना। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी की लड़ाई। देखो अगर तुमको बीपीएससी का तुमको मेंस निकालना है, अगर बीपीएससी का मेंस निकालना है, तो तुमको जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बनाओ, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। सीधे कारण बताना है, क्या कारण था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ सिराज का कारण, सिराजुद्दौला बहुत परेशान था। सिराज क्यों परेशान था, अंग्रेज उसका बात नहीं मान रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे। राजबल्लभ था उसका जो दुश्मन था, उसके बेटा कृष्णदास को संरक्षण दिया था। अंग्रेज सिराज के बात को सुनने के लिए तैयार रहते। अंग्रेज महसूल जैसे टैक्स वहां पे लाद दिए थे, जो भारतीय व्यापारी से टैक्स अंग्रेज लेता था। इस सारी चीज से सिराज परेशान था। अंग्रेज क्या चाहते थे, उनको व्यापार करना था बंगाल में उनका 60% व्यापार, एशिया का 60% व्यापार बंगाल से होता था। अब बंगाल से इतना भारत अपने अंग्रेजों का था कि अपने जो स्वर्ण आभूषण लाकर अपने यूरोप से यहाँ पे देते थे। अब उसके लिए उनको विकल्प चाहिए था।
अब उनको गद्दी चाहिए था, साम्राज्यवाद फैलाना था, उपनिवेशवाद फैलाना था, तमाम चीजें हैं। अगर सारे कारणों को तुम लिखकर तुम बता दोगे, तुम्हारा एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या क्वेश्चन तुम नोट कर लो, या मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम लिख लो। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। तुमको आंसर देना है लगभग 250 शब्द में, लगभग 250 वर्ड में तुमको आंसर देना है। कितना में? 250 वर्ड। कोशिश करने दो, अगर तुम 250 वर्ड लेकर चलते हो ना, तो तुम अगर 200 वर्ड भी दे देते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। हम 250 वर्ड, तुम इस पर 500 वर्ड का तुम आंसर लिख रहे हो। अरे बिल्कुल नहीं, उतना कथा कहानी नहीं चाहिए। एग्जाम पॉइंट भी उतना चाहिए जितनी की आवश्यकता है, इससे ज्यादा तुमकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो तुमको चाहिए ना कि हाँ सर तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो तुमको भी सर का कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मित्रों में, मित्र समूह में शेयर करो। बताओ कि हाँ कि बहुत अच्छा इतिहास का अगर तुमको नॉलेज चाहिए, तो तुमको जहाँ 1,00,000-2 लाख तुम फीस देकर पढ़ रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीका से मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उससे बेहतर तरीका से तुमको मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो तुमको बता रहा हूँ, फैक्चुअल डाटा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।